हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए प्राचीन इतिहास का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो मौर्य काल पर आधारित है। इसमें मौर्य काल स्पेशल प्रश्न हैं। तो एक तरफ से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी का स्रोत है। आपको इसमें से देखना है कौन कौन मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी का स्रोत है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बिल्कुल है। मेगास्थनीज की इंडिका, ये भी मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी का एक स्रोत है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, ये भी है। क्षेमेंद्रकृत बृहद कथा मंजरी, ये भी है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो भी दिए गए हैं सभी स्रोत मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी हमें प्रदान करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं। आप जानते हैं अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है जिसे कौटिल्य ने लिखा था, ठीक है। उसमें कितने अधिकरण हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 15 अधिकरण हैं। कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं। 2 कथन हैं, आपको उन पर विचार करना है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। बिल्कुल सही है, गूढ़ पुरुष कहा जाता था, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार, यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर विभाग का नाम अर्थशास्त्र में महामात्य परस्पर पर स्पर मिलता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो 1 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों बातें सही हैं। चौथा देखिए, मेगास्थनीज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। एक गलत है, आपको पकड़ना है। वह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। बिल्कुल सही है। उसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, ये भी सही है। मेगास्थनीज ने भारतीय जातियों को 4 भागों में बांटा है। बिल्कुल गलत। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाए गए उत्तरापथ का वर्णन किया है। बिल्कुल सही, यानी तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत था, ये हमारा आंसर हो गया। मेगास्थनीज ने भारतीय जातियों को 4 भागों में नहीं 7 भागों में बांटा है। याद कर लीजिए, भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है, ठीक है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं। फिर 2 कथन हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम अशोक का जो अभिलेख था उसको किसने पढ़ने में सफलता पाई थी? जेम्स प्रिंसेप ने। फिर है, सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टी पेन्थेलर ने अशोक का दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा। तो बिल्कुल सही है, टी पेन्थेलर ने ही अशोक का पहला दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा था 1750 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों बातें ही बिल्कुल सही हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको सही मिलान देखना है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अशोक के दीर्घ शिलालेख हैं, दूसरी तरफ उनका स्थान है। देखते हैं, मानसेहरा पाकिस्तान में है, बिल्कुल सही। कालसी हरियाणा, बिल्कुल गलत। सोपरा महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। धौली उड़ीसा, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर, यही गलत है। कालसी देहरादून उत्तराखंड में है। याद कर लीजिए, कालसी देहरादून उत्तराखंड में है। फिर देखिए 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं। 2 कथन हैं, आपको उस पर विचार करना है। अशोक के भाब्रू अभिलेख में उसका नाम प्रियदर्शी मिलता है। बिल्कुल सही। अशोक का एक भाब्रू अभिलेख है राजस्थान में, जयपुर में, उसमें उसका नाम प्रियदर्शी मिलता है। बिल्कुल सही। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी बुद्ध, धम्म, संघ का वर्णन उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। 1 2 दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं। मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। जो मेरठ स्तंभ लेख था अशोक का, उसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। बिल्कुल सही। हरियाणा के अंबाला में जिले में टोपरा नामक गांव में स्थित स्तंभ लेख को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लाया था। बिल्कुल गलत। जो टोपरा में स्तंभ लेख था उसको भी फिरोज शाह तुगलक ही दिल्ली लाया था, इसलिए दूसरा गलत है। आंसर हमारा हुआ केवल 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, केवल 1 सही है यहाँ पर। फिर देखते हैं, निम्नलिखित शासकों का योगदान सुदर्शन झील की मरम्मत में है। ये 4 शासक दिए गए, इनमें से किनका योगदान सुदर्शन झील की मरम्मत में है। तो हम लोग देखते हैं, पहला बिंबिसार का नहीं है योगदान, चंद्रगुप्त मौर्य का है, अशोक का है, रुद्रदामन का है। तो 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन का योगदान है सुदर्शन झील की मरम्मत में। सुदर्शन झील
ये थी आपके गुजरात में, ठीक है। फिर देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, यात्रियों का सही क्रम लगाना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकता है, इस तरीके के प्रश्न आपको पीसेस में मिलेंगे। फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज, हेनसांग कौन कौन आया है ये देखना है। सबसे पहले मेगास्थनीज आया है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उसके बाद फाहियान आएगा नंबर 2 पे। फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, फिर हेनसांग आया है हर्ष के समय में, ठीक है। इसका इत्सिंग सबसे बाद में आया है। सबसे पहले 3 फिर 1, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 3 1 4 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। हेनसांग हर्ष के समय में, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इत्सिंग जब आया था तब हर्ष का शासन जा चुका था, सब राज्य छोटे छोटे भागों में बट गया था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में थे, क्यों? अशोक के जो लेख हैं वो प्राकृत भाषा में ही क्यों थे? क्योंकि अधिकांश लोग द्वारा समझी जाती थी, क्योंकि अधिकांश लोगों द्वारा यह भाषा समझी जाती थी, ठीक है। अगला प्रश्न 12वां, वह मौर्य राजा कौन है जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर है बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन है सत्य है? फिर से आपको विचार करना है। मौर्य काल में कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को सार्थवाह कहते थे। जो व्यापार लोग करते थे वो कारवां बनाकर चलते थे, उनके प्रमुख को सार्थवाह कहते थे, बिल्कुल सही है। रज्जुक मौर्य प्रशासन के अधिकारी थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। 1 2 दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। 14वां प्रश्न, किसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह किया था सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का। उसकी पुत्री का नाम था हेलेना। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। इस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 15वां देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार सीताध्यक्ष का संबंध किससे है? सीताध्यक्ष का संबंध कृषि से है, ठीक। जो कृषि, राजकीय कृषि होती थी, राजकीय भूमि पर कृषि होती थी, उसका अध्यक्ष सीताध्यक्ष कहलाता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यूनानी और अरमाइक भाषा में खुदा अशोक का द्विभाषी उत्कीर्ण लेख कहाँ मिलता है? यानी द्विभाषी उत्कीर्ण लेख कहाँ मिलता है? कंधार में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अरमाइक, यूनानी अरमाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी जो मिला है लेख, वो कंधार में मिला है, अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जितने भी अध्यक्ष हैं मौर्यकाल में, आप याद कर लीजिए उनको। पणयाध्यक्ष वाणिज्य विभाग अध्यक्ष, बिल्कुल सही। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग अध्यक्ष, बिल्कुल सही। सुराध्यक्ष आबकारी विभाग अध्यक्ष यानी मदिरा का अध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष कुओं का अध्यक्ष, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। कुप्याध्यक्ष वनों का अध्यक्ष था, ठीक है, वनों का अध्यक्ष था कुप्याध्यक्ष। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, राजधानी दी हैं अशोक के राज्यों की। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी काशी नहीं थी। कलिंग की राजधानी तोशली थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर, यही सुमेलित नहीं है। अवंत की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी, उज्जैनी, ठीक है, ये अवंत की राजधानी थी उज्जैनी, ओके, इसलिए सी गलत मैच था, यही आंसर हमारा, ओके। 19वां प्रश्न, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके का भी प्रश्न आपको पीछे आर में मिल सकता है। प्रांत प्रमुख को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता है, बिल्कुल से, जो स्टेट का प्रमुख होता है, स्टेट हेड। मंडल प्रमुख उसे प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहते थे। विषय या जिला प्रमुख उसे विषयपति या स्थानिक कहते थे। ग्राम प्रमुख को गोप नहीं कहते थे, यही हमारा आंसर है। ग्राम प्रमुख को ग्रामड़ी कहते थे, ग्रामड़ी, ठीक है, इसलिए डी गलत था। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? आपको कथन पर विचार करना है, देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। वह बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मारकर शुंग वंश की स्थापना की, बिल्कुल सही। दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? अशोक के मास्की, यानी मास्की कहाँ है ये भी मैंने ऐड कर दिया है, रायचूर कर्नाटक में मास्की। अशोक के मास्की अभिलेख में उसने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है, अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है, बिल्कुल सही है।
अशोक के भाब्रू अभिलेख यानी जयपुर में है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1, 2 दोनों बातें बिल्कुल सही है, इनको याद कर लीजिए, आप लिख लें, समझ लें। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ अशोक के शिलालेख हैं, दूसरी तरफ उनके खोजकर्ता हैं। बहुत टफ भी है प्रश्न और अच्छा भी है। अब टफ की ओर आयोग जाएगा। दिल्ली मेरठ स्तंभ को टी पेंथेलर ने खोजा, बिल्कुल सही, इन्होंने सबसे पहले खोजा था, बिल्कुल सही। गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टाड, बिल्कुल सही। सारनाथ जो शिलालेख उसको आर.एल. स्टाइन ने खोजा, बिल्कुल सही। भाब्रू शिलालेख कैप्टन ले नहीं है, यही हमारा आंसर है। कैप्टन ले की जगह कैप्टन बर्ट है। कौन है? कैप्टन बर्ट ने खोजा था, बर्ट, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है, यही हमारा आंसर है। फिर देखते हैं निम्नलिखित मौर्य शासकों का सही कालानुक्रम क्या होगा। मौर्य जो शासक हैं इनका सही कालानुक्रम क्या होगा, आप इसको सही से लगाएं। सबसे पहले कौन था? आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य नंबर 1। उसके बाद आप जानते हैं अच्छे से बिंदुसार आया, चंद्रगुप्त नंबर 1, बिंदुसार नंबर 2, अशोक नंबर 3, दशरथ नंबर 4 जाएगा। तो 2, 4, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, उनके बाद फिर बिंदुसार था, फिर अशोक थे, फिर दशरथ था, दशरथ लास्ट में थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। 24वां प्रश्न, सारनाथ स्तंभ, अरे ये पूरा ऐसे प्रश्न है, ये देखिए, सारनाथ स्तंभ में किन पशुओं को दर्शाया गया है? आप जानते हैं जो सारनाथ का स्तंभ है उसमें जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी वहीं से लिया गया है, ठीक, उसमें किन पशुओं को दर्शाया गया है ऐसे पट्टी में, तो वो आपको चूज करना है। देखिए क्या क्या दिया है, बैल, हाथी, सिंह, घोड़ा, गैंडा, ये सब दिया गया है। उसमें से क्या क्या है? बैल है, हाथी है, सिंह है, घोड़ा है, गैंडा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सही है। गैंडा नहीं है, बाकी बैल है, हाथी है, सिंह है, घोड़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ठीक है, एक सेकेंड, कौन सा से कथन सत्य हैं? मौर्य काल में पश्चिमी तट का सबसे प्रमुख बंदरगाह भड़ौच या भृगुकच्छ था। आप इसको देख लें, भड़ौच यहाँ पर है, तो ये बिल्कुल सही है। जबकि पूर्वी तट का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्त या ताम्लुक था, ये भी सही है, ताम्रलिप्त तमिलनाडु में था। तो 1, 2 दोनों बातें सही हैं। मौर्य काल में पश्चिमी तट का सबसे प्रमुख बंदरगाह भड़ौच था, जबकि पूर्वी तट का सबसे प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्त था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ओके। अगला प्रश्न, मौर्य काल में व्यापार के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, हम देखते हैं कौन सा मिलान सही नहीं है। चीन के साथ चाय बिल्कुल गलत, सीरिया मदिरा बिल्कुल सही, पश्चिम एशिया घोड़ा बिल्कुल सही, नेपाल चमड़ा बिल्कुल सही। तो ए आंसर है। चीन के साथ रेशम का व्यापार होता था उस समय, चाय का नहीं। चाय का कंसेप्ट तो जब जो यूरोपीय आने लगा इंडिया में, अंग्रेज आए तब आया था, तो चाय का कोई कंसेप्ट ही नहीं था उसमें। मौर्य काल में रेशम का होता था व्यापार चीन के साथ, ओके। 27वां प्रश्न, अशोक के धमेक स्तूप का निर्माण किसने, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किसने कराया है? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। धमेक स्तूप अशोक ने करवाया है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय बिताया था श्रवणबेलगोला, ये कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था। अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, आप याद कर लें। 13वें में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अशोक के 13वें शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तीसरा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता। अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता, ठीक है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। पेपर हमारा 27 अक्टूबर को ही होगा। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आती, आप लगातार मेहनत करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।